अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ेब खानज़ादा। एक वक्त था जब इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ के लिए अदलिया सहूलत कारी कर रही थी। इस जमात को इस्टेब्लिशमेंट की गैर मशरूत हिमायत हासिल थी। इसे मजबूत करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के आला अफसरान दूसरी जमातों को बज़ोर ताकत तोड़कर अहम सियासी रहनुमाओं की शमूलियत करवाते थे। दूसरी जमातों के सियासी रहनुमा अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ में शामिल होने का ऐलान करते थे। उन्हें तहरीक इंसाफ के झंडे वाला मफलर पहनाया जाता था और इमरान खान अपनी अना के उस मकाम पर पहुंच चुके थे कि उन्होंने सियासी जमातों से बातचीत के इम्कान तक को रद्द कर दिया था। वो कहते थे कि मैं दहशत गर्दों से भी बात कर लूंगा लेकिन इन सियासी जमातों से बात नहीं करूंगा। लेकिन आज जैसे ही वक्त बदला, अदलिया की सहूलत कारी बंद हुई, इस्टेब्लिशमेंट अपनी गैर मशरूत हिमायत से पीछे हट गई, सेम पेज फट गया और अब उसी तहरीक इंसाफ से आज सियासी रहनुमाओं को अलहदा करवाया जा रहा है। दूसरी सियासी जमातों में शमूलियत का ऐलान करवाया जा रहा है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं मगर तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए नहीं बल्कि पार्टी को छोड़ने और इमरान खान से लाताल्लुकी का ऐलान करने के लिए हो रही हैं। और कल तक इमरान खान ने दूसरी सियासी जमातों के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे, तो आज दूसरी सियासी जमातों ने इमरान खान के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। कल तक सियासी जमातें मुज़ाकरात करना चाहती थी मगर इमरान खान बातचीत के लिए तैयार नहीं थे और आज इमरान खान मुज़ाकरात करना चाहते हैं मगर दूसरी सियासी जमातों के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ताकतवर हलकों के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ ने सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का बैकडोर चैनल खोल दिया है मगर कोई मस्बत रद्द अमल सामने नहीं आ रहा है। आज रोजनामा द न्यूज़ में इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की शाया होने वाली खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने सदर आरिफ अलवी से रब्ता करके उन्हें सियासी जमातों बशमूल पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात कराने की दरख्वास्त की है। पीटीआई के ज़राए का कहना है कि सदर अलवी उसूलन इस बात से इत्तफाक करते हैं कि मुज़ाकरात हों लेकिन यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो ऐसा करेंगे या नहीं। खबर के मुताबिक पार्टी की नुमाइंदगी के लिए अब भी टीवी चैनल्स पर नजर आने वाले पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने द न्यूज़ से बातचीत में इस बात की तस्दीक की कि हाल ही में उन्होंने सदर अलवी से रब्ता करके दरख्वास्त की है कि पीटीआई समेत सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डायलॉग कराया जाए। उन्होंने कहा कि सदर अलवी उसूली तौर पर इस बात से इत्तफाक करते हैं लेकिन अली मोहम्मद खान को यकीन नहीं है कि सदर अलवी यह कदम उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। खबर के मुताबिक कुछ अर्सा पहले इमरान खान ने अपने एक वकील के जरिए अटक जेल से सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के जरिए डायलॉग की पेशकश का पैगाम भेजा था लेकिन उन्हें किसी की तरफ से भी कोई जवाब नहीं मिला था। और इसी दौरान पार्टी ज़राए ने द न्यूज़ को बताया कि उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई राब्ता नहीं हो सका है। इमरान खान समेत पीटीआई शिद्दत से इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने इख्तलाफात दूर करना चाहती है लेकिन 9 मई के वाक़यात ने तहरीक इंसाफ के लिए सूरत हाल को संगीन बना दिया है। जबकि जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी की आज की खबर के मुताबिक तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन और उमैर नियाजी ने सदर मुमलिकत से मुलाकात की है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने पार्टी को सदर से राब्ते का कहा है। चेयरमैन पीटीआई ने इंतखाबात के लिए सदर मुमलिकत को किरदार अदा करने का पैगाम भिजवाया है। पीटीआई वफ़द ने दीगर जमातों से मुज़ाकरात के लिए सदर मुमलिकत को मशवरा दिया है और पीटीआई ने इस मुलाकात की तस्दीक कर दी है। यानी कल तक इस्टेब्लिशमेंट के ब्लू वाइट सियासतदान समझे जाने वाले इमरान खान के लिए फ़िलहाल सारे दरवाजे बंद हैं। वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। सियासी जमातों के दरवाजे भी बंद हैं और इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे भी बंद हो गए हैं। मगर क्या बैकडोर राब्तों या सदर अलवी की कोशिशों से ये दरवाजे खुल सकते हैं? इस्टेब्लिशमेंट क्या नरम हो सकती है और अगले इलेक्शन से पहले ये मामला हो सकता है? बात करेंगे सीनियर साफ़ी तज़कियाकार आसमा शराजी साहिबा और वसीम बदामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आसमा शराजी साहिबा, ज़ाहिर है अब तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई बर्फ़ पिघली हो मगर अब तो इमरान खान साहब ज़ाहिर है गिरफ्तार हुए हैं। कोई मनफी बयान भी उनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा, ना ही उनकी जमात की तरफ से ऐसा कोई मनफी बयान कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ तसादुम का कोई मामला हो। फिर भी क्या कोई नहीं पिघल रही है बर्फ़ या कोई चांस लगता है कि राब्तों के ज़रिए कुछ हो सके? जी बहुत शुक्रिया शाज़ेब, लेकिन जो आपने सवाल किया है इसको हम थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं कि ये जो बातचीत की डिमांड है या इसकी जो ज़रूरत महसूस की जा रही है वो किस हालात में की जा रही है। कहा जा रहा है कि 9 मई के वाक़यात को भुला दिया जाए और दोबारा से बैठ जाया जाए और पाकिस्तान के मुल्क के मफाद के लिए जो है वो इकट्ठे हुआ जाए। लेकिन क्या सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या 9 मई के जो वाक़यात थे उसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कबूल कर रही है? क्या एतराफ़ात किए
जाएंगे, क्या जो इंकशाफात होते रहे हैं, जो उन पे इल्ज़ामात लगते रहे हैं और इल्ज़ामात अभी भी हैं, क्या वो उनके ऊपर अब कुछ पछतावे का या एहसास नदामत का इजहार करेंगे, तो फिर बात आगे जो है वो बढ़ सकती है। जो बिल्कुल जिस तरह से पैगामात पहुँचाए गए हैं इमरान खान साहब की तरफ से, कल शोएब शाहीन साहब भी बात कर रहे थे, आज अली मोहम्मद खान साहब भी ये बात कर रहे हैं, वो सब के सब ये हैं कि अब कोई मीडिएशन का कोई पुल किरदार अदा करे जो कि ये सारे मामलात को तय करे। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो एक मुख्तलिफ सूरत हाल थी, सुप्रीम कोर्ट उनके पास थी, उन्होंने एक मीडिएशन का काम भी किया, उन्होंने बिठाया भी एक जगह पे और वहाँ पे मुज़ाकरात शुरू भी हुए, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? 6 मई को जो बातचीत शाह महमूद कुरैशी साहब और इनकी जो टीम थी वो मीडिया पे ये कर रही थी कि हम एक नतीजे पे पहुँच चुके हैं और इंतखाबात के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन एग्जैक्टली 3 दिनों के बाद 9 मई हो गया और 9 मई के अंदर जो सबसे बड़ी जो कबाहत है जिसको कि देखा जाए तो वो इस बात के ऊपर नहीं थी कि पीडीएम की हुकूमत गिराई जाए या वो इत्तेहादी हुकूमत गिराई जाए, उसका जो एक गोल नज़र आता था या जो एक मकसदियत उसकी थी वो ये थी कि आर्मी चीफ को टारगेट किया जाए या फिर बगावत की जाए। तो ये जो बगावत और म्यूटनी के इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हैं, ये एक ऐसा पूरी दुनिया के अंदर अगर बगावत का अंजाम आप देखें तो वो इससे मुख्तलिफ नहीं होता जो कि इस वक्त है। अभी भी क्या इमरान खान साहब इस बात का एहसास नदामत शो करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, तलाफ़ी करेंगे उन सारे वाक़यात की जो कि 9 मई के दिन हुए थे? तो मेरा ख्याल है कि इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे फ़िलहाल बंद हैं और यही वो वजह है जिसकी वजह से आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इस मामले को आगे लेके नहीं चल पा रहे। इससे पहले भी आरिफ अलवी साहब 2-3 मकामात पर उनकी बातचीत हुई इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन वो इमरान खान साहब वादा करते थे और उसके बाद उसके ऊपर पूरा नहीं करते थे। उस जो गारंटी दी जाती थी उस गारंटी को वो पूरा नहीं करते थे, जिसकी वजह से सदर मुमलिकत जो थे उनको एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ा। मैं सवाल के साथ भी आऊंगा कि क्या आप सदर मुमलिकत वो किरदार अदा कर भी सकते हैं नहीं, बट बदामी साहब ज़ाहिर पॉलिटिकल कैपिटल जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात का मामला था, कमिटमेंट करना, मिस कमिटमेंट होना, फिर इमरान खान साहब को एक लंबे अरसा शक भी रहा कि उन्हें तो सिस्टम से बाहर ही करना है, चाहे मुज़ाकरात कहीं आगे भी बढ़ रहे थे तो वो फिर नाकाम हो जाते थे, वो तनकीद शुरू कर देते थे। मगर अब जबकि वो जेल में हैं, क्या कुछ हो सकता है? क्या बर्फ पिघल सकती है जब वो पैगामात भेज रहे हैं? इसका इम्कान आपको अगले इलेक्शन से पहले कम नजर आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इम्कान बहुत कम नज़र आता है। सिर्फ एक सूरत इसके अलावा नज़र आती है, मैं अर्ज़ करता हूँ। एंड ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट, और ये बात भी आपके जवाब से जुड़ी हुई है कि यही तो सारा का सारा मसला था। यही सब 10 बस्ता गुजारिश करते थे जब ये पार्टी इख्तदार में थी कि भाई ठीक है आपका सियासी इख्तलाफ है, ठीक है आप इन्हीं के खिलाफ नैरेटिव बनाकर बरसर इख्तदार हैं, अब तो इख्तदार में आ गए, हम नहीं कह रहे कि इनको माफ़ कर दें, हम नहीं कह रहे इनसे मुकमुका कर लें, लेकिन आप वज़ीर आज़म हैं, आप हुकूमत हैं, आप कश्मीर जैसे इशू पे भी इनके साथ नहीं बैठते हैं, आप कोरोना जैसे इशू पे भी इनके साथ नहीं बैठते हैं। और जब कोई तज्जियाकार ये कहता था कि आप नून और पीपल्स पार्टी के साथ बैठे तो कहा जाता था कि इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि डकैतों साथ मिला है। अब ये बताओ लिफाफा पीपल्स पार्टी से पकड़ा है या नून से पकड़ा है बात करने के लिए? तो सबने ये सब देखा है, तो सबको मालूम है कि कहां से पोजीशन शुरू हुई थी और कहां पर आई। तो सबको समझ में आ रहा है कि कितना बामरे मजबूरी ये काम हो रहा है। अब क्या इस बात की कामयाबी का इम्कान है? मेरा ख्याल है बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ ये एक शायद एक सूरत बन जाए कि जो आज मुर्तज़ा सोलंकी साहब अगर शफकत महमूद साहब से मिल रहे हैं कहीं ना कहीं, तो शायद कोई ऐसी सूरत, ये सिर्फ मेरा एक तज्जिया है, इसमें कोई मालूमात का दखल नहीं है, कि कोई ऐसी सूरत हाल के जहां पर चेयरमैन साहब खुद जो है वो न सिर्फ के उस इंतखाबी अमल का हिस्सा ना हो बल्कि हर एतबार से खामोश भी हो, और फिर किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई कैलकुलेटेड स्पेस पीटीआई को दे दी जाए। उसूली तौर पर तो हर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं मैं नहीं कह रहा, क्या लगता है ये एक शायद विंडो थोड़ी सी निकला है पीटीआई के लिए। बाकी जो पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, सबने देखा है कि आप हर हद तक गए हर किसी को पछाड़ने में। अब जब बात नहीं बनी है तो आप कह रहे हैं कि चलो बात कर लेते हैं, वरना कल तक तो बात करने वालों पर आप इल्जाम लगाते थे कि इन्होंने जो वे किसी के एजेंट हैं। तो इसलिए मामला इतने आगे चले गए कि मुझे नहीं लगता कि ये इस सबका अभी कोई फ़ायदा होने वाला है। और अस्मा, सदर अलवी के पास क्या अब इतना लेवरेज है कि वो बात कर सके? क्योंकि दरमियान में ज़ाहिर है सदर अलवी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी मामलात हमने देखा और नज़र आया कि वो अब वो नहीं रहे हैं कि वो जिस तरीके से बाजवा साहब को ऐवान सदर में बुलाकर मुलाकात करा दी इमरान खान साहब से, वो वाला मामला है अभी भी कि इतना लेवरेज है या नहीं है?
मेरा नहीं ख्याल, सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके पीछे एक बड़ा खौफ ये है कि ज़ाहिर है कि इस तरह के शुकूक और शुबहात हैं कि इमरान खान साहब का फ़ौजी अदालत के अंदर जो है वो ट्रायल ना हो। उस सूरत हाल से बचने के लिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो मामलात हैं उससे बचने के लिए एक कोशिश ज़रूर करना चाहती है तहरीक इंसाफ। और अगर आप गौर करें तो इमरान खान साहब ने जो पैगाम भेजा है सदर अलवी को, वो ये भेजा है कि आप सियासी जमातों के साथ बात करें और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बात करें। तो सियासी जमातों के साथ बात तो अब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो ही एक रास्ता बन सकता है। कुछ हमने कल इस्लामाबाद के अंदर हिलजुल देखी है जिसमें कि मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई है, लेकिन ये इमरान खान साहब के हवाले से कतई तौर पर नहीं हुई। एक पॉइंट ज़रूर उसमें आया होगा, लेकिन जो हमारी इत्तलात हैं वो इंतखाबात के हवाले से वो ज़्यादा कंसर्न है। शफकत महमूद साहब का दरवाज़ा इसीलिए खुला है कि जो एक पॉलिटिकल स्पेस जितनी लाहौर के अंदर जैसे जलसा करने की इजाज़त है या पंजाब के अंदर, तो वो एक वन साइडेड जो चीज़ें चल रही हैं इस वक्त तक के बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जगह नहीं है, उस जगह को क्रिएट किया जाए। और शफकत महमूद साहब 9 मई के तमाम वाक़यात से अलग रहे हैं, वो किसी किस्म की उनकी इन्वॉल्वमेंट भी नहीं रही है। तो मेरा ख्याल है वो एक अपॉर्चुनिटी है। सदर मुमलिकत इस पोजीशन में इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है कि वो कोई मीडिएशन कर सकें, वो कोई ब्रिज बन सकें, कोई पुल का किरदार अदा कर सकें। और उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो बहुत कमज़ोर की है। हालिया दिनों में हम कह सकते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जितना कुछ वो कर सकते थे उन्होंने इतना अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और सिर्फ इमरान खान साहब के लिए किया। और उसके बाद आपने देखा कि खुद इमरान खान साहब ने इजहार नाराज़ी किया, जेल से पैगामात भेजे कि वो जो उनको अपना आइनी किरदार अदा करना चाहिए था वो अलीमा खान साहब के साहिबा के ज़रिए से, कि वो सदर मुमलिकत ने अपना आइनी किरदार अदा नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि उमैर न्याजी साहब और वो एक उनके बीच भी सुलह की चांसेस जो है वो बना रहे हैं कि खान साहब और सदर अलवी के बीच भी एक जो सर्द बर्फ़ है वो या सर्द जंग है वो उसका खात्मा हो सके। और बदारी साहब, क्योंकि पहले ज़ाहिर है सदर अलवी किरदार अदा करते थे, मगर अब आपको लगता है कि विथ रिस्पेक्ट टू इस्टेब्लिशमेंट, फिर जो सियासी जमातें हैं, जब PDM की हुकूमत रही तो अलवी साहब के कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे वो, और फिर इमरान खान साहब भी आखिर में उनसे नाराज़ ही हैं मगर उन्हें पैगामात भेज रहे हैं, कोई किरदार वो अदा कर सकते हैं कि मामला आगे बढ़ सके? नहीं, मेरा ख्याल है कोई स्पेस ज़्यादा रह नहीं गई अलवी साहब के पास बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। कुछ तो वही जो आपने बयान की, कुछ ये कि उनको भी पता है, इस्टेब्लिशमेंट को भी, कि अलवी साहब से अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा होगा कि अलवी साहब हमें कुछ कमिट कर देंगे। तो खुद अलवी साहब और उनके लीडर का ऐसा मामला है कि जो अलवी साहब अपनी लीडरशिप के बिहाफ पे कमिट भी कर देंगे वो भी कल को पूरा हो सकेगा या नहीं। और मुझे तो ये भी लगता है कि अलवी साहब खुद भी किसी भी बात पर इस मामले की हसासियत को समझते हुए 100% एक कमिटमेंट देने से कासिर रहेंगे कि मैं कह रहा हूँ मेरी लीडरशिप कर लेगी, वो भी उसमें इफ्स एंड बट्स का मार्जिन लगेंगे, नोइंग खान साहब नेचर। तो इन मल्टीपल रीजंस की वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे मौके आए जो कि ज़ाया कर दिए गए। अब ये इतना पोजीशन ऑफ वीकनेस के साथ ये सारी बातें इनिशिएट हो रही हैं कि अब अलवी साहब के पास भी वो पोजीशन ही नहीं है कि जहां पर वो कुछ नेगोशिएट कर सकें एस्टैब्लिशमेंट से कोई बड़ी चीज़। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, तज़िया आपने सुना। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक अहम खबर है उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, क्रिकेट वर्ल्ड कप एक दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया है। पहले इंग्लैंड हारा अफगानिस्तान से और अब साउथ अफ्रीका हारने जा रहा है। और जो मनाजिर आप देख रहे हैं, नीदरलैंड से हार के बिल्कुल करीब है साउथ अफ्रीका। अपसेट पर अपसेट हो रहे हैं इस वक्त क्रिकेट वर्ल्ड कप में, जिसकी वजह से सूरत हाल तब्दील होती जा रही है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि हार के बिल्कुल करीब इस वक्त नज़र आ रहा है साउथ अफ्रीका, जिसके बाद जो पॉइंट्स टेबल है वो बिल्कुल ओपन होती नज़र आती है। हमारे साथ सिक्कू भाई और रज़ाक भाई मौजूद हैं। सिक्कू भाई, ये तो कहा जा रहा था शुरू में कि बड़े हाई स्कोरिंग पिचेस होंगे, 350 से ऊपर रन्स बनेंगे, छोटी टीमों के खिलाफ 400 से ऊपर बनेंगे, छोटी टीमों का कोई चांस नहीं है, पावर हिटर्स बड़ी टीमों के पास हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगी। ये तो अचानक कुछ उल्टा होता नज़र आ रहा है। देखिए, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। ये जितनी बड़ी टीमों के जो वो नीचे आती जाएंगी तो स्पेस क्रिएट हो जाएगी। ये स्पेस हमारे लिए इसलिए अच्छी है कि अगर हम ये 6 मैच जो हमारे रहते हैं उसमें से 4 जीत जाते हैं, 5 जीत जाते हैं, तो हमारी जगह सेमीफाइनल के लिए बन सकती है। जो बड़ी टीमों का हारना बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। इट्स अ गुड लक फॉर पाकिस्तान। और हम हमेशा कहते हैं जो छोटी टीमें होती है ना, ये पार्टी स्पॉयलर्स होती हैं। ये जो है पार्टी को आके स्पॉइल कर देते हैं, किसी न किसी बड़ी टीम को ये जो है वो झटका दे दी थी। तो इसका आप देखें, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को दिया, इन्होंने जो है अब नीदरलैंड इनको दे दिया है।
तो ये बहुत अच्छी सूरत हाल पैदा हो गई है। जैसे ये मैच खत्म होगा तो इनका जो रन रेट है वो भी नीचे गिरेगा। अभी तो उनका 2 पॉइंट समथिंग है, यानी कि +2 है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। मगर अब जो मैच ये खत्म होगा तो इनका पॉइंट एकदम से गिरेंगे, वो हमें नजर आ जाएंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खुशाइन बात है। रज़ाक भाई, आप क्या कहिएगा? अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, क्योंकि इन पिचेस के बारे में तो बड़ी तनकीद हो रही थी कि जी सिर्फ जो बैटर्स हैं उनके लिए पिचेस हैं, बॉलर्स को कुछ नहीं मिलना। ये तो एकदम उलट हो रहा है। स्पिनर्स बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, छोटी टीमें ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही हैं। कल अगर कोलैप्स ना करता श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो एक और अपसेट कल हो सकता था। खैर श्रीलंका से हार तो शायद अपसेट ना होता, मगर ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था। डेफिनेटली देखें, वेदर चेंज हुआ है और ये धर्मशाला और पंजाब का वेदर तकरीबन मिलता जुलता है। यहाँ पंजाब में भी ठंड हो गई है और रात को आपने देखा है कि बॉल काफी स्किड कर रहा था और जिस तरह की कंडीशन नजर आ रही थी, साउथ अफ्रीका बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। और देखें, यही तो क्रिकेट की खूबसूरती है। और जिस तरह पहले नॉर्मल मैचेस हो रहे थे, अब अपसेट भी हो रहे हैं और बड़ी टीमें भी हार रही हैं, तो ये ओपन हो गया टूर्नामेंट। अब ये कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप T20 में भी हराया था अभी रिसेंटली, और फिर उसने वही अपनी रील जारी रखी और जबरदस्त उसने मैच जीता। और इस तरह टीमें बनती हैं और साउथ अफ्रीका को भी सीखना चाहिए कि उनके पास जो आखिरी डेथ बॉलिंग में बॉलर्स हैं, उनकी वजह से ये मैच बिल्कुल सारा स्पॉइल हुआ। और इस वक्त नाज़रीन आप देख रहे हैं कि नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है 207 रन पर। साउथ अफ्रीका की टीम ऑल आउट हो गई है। 43 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई, 50 ओवर आज नहीं चले क्योंकि बारिश की वजह से मैच मुतासिर हुआ था। दोनों टीमों को 43 ओवर्स मिले थे। टॉप ऑर्डर नेदरलैंड का फ्लॉप हुआ था। एक वक्त में लग रहा था कि बहुत ही कम रन बना पाएंगे, मगर अचानक मिडिल ऑर्डर फिर लोअर ऑर्डर ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। अच्छा टोटल नेदरलैंड ने बोर्ड पर रख दिया और उसके बाद साउथ अफ्रीका बुरी तरीके से नाकाम हुई। आखिर में फिर भी कुछ रन बन गए, वरना बहुत बड़े मार्जिन से साउथ अफ्रीका हारती हुई नजर आ रही थी, मगर अभी भी हारे हैं। 38 रन से शिकस्त हुई है। सिकू भाई, ये एक अपसेट शिकस्त कहिएगा या नेदरलैंड ने फिर भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि कोई एक आध टीम को हराना है, हम निकल गए, हमारा मैच निकल के, मगर यहाँ पर लग रहा था कि कुछ ना कुछ होगा। देखिए, वो मैं तो बहुत सरप्राइज हुआ है मुझे कि ये इतना अच्छा खेल रही थी साउथ अफ्रीका और इतनी अच्छी बैटिंग कर रही थी और अचानक उनके साथ ये कोलैप्स हो गया। हालांकि इनके पास एक्सपीरियंस बहुत है। अगर हम नीदरलैंड को एक तरफ रखें और साउथ अफ्रीका को, तो साउथ अफ्रीका के पास 1000 से ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस इस वक्त खेल रहा होगा इस मैच में, और उसके कंपेयर करें तो नीदरलैंड के वो तो कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है थोड़ा सा बारिश ने भी जो है जो ओवर्स कम किए उसका भी प्रेशर हो सकता है कि साउथ अफ्रीका में पड़ा हो, मगर साउथ अफ्रीका के कुछ लड़के तो बहुत ही कैजुअल तरीके से आउट हुए, रिवर्स स्वीप मारते हुए, तो वो उनका स्टाइल है खेलने का। तो मैं फुल क्रेडिट दूंगा इस वक्त नीदरलैंड को कि उनकी जो डच टीम है उन्होंने कमाल ही कर दिया। और मैं इसलिए बड़ा खुश हूं कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी चीज होती जा रही है। ये सिचुएशन जो है पाकिस्तान की फेवर में जाएगी। अगर हमारा अगला मैच ऑस्ट्रेलिया से फिर अफगानिस्तान से, अगर हम 2 मैच जीत जाते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रगल कर रहा है, वो 8वीं पोजीशन पे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा सेमीफाइनल तक क्वालिफाई करना। और मगर रज़ाक भाई, जो अफगानिस्तान की बॉलिंग थी, जो ज़बरदस्त हमें स्पिन अटैक नज़र आया, अब चेन्नई की विकेट पे हमारा मैच होगा उनसे, और ज़ाहिर है वो हमने देखा कि कितना स्पिन करती है। इसके अलावा अफगानिस्तान की बॉलिंग को, स्पिन को इंग्लैंड नहीं खेल पा रहा था। हमारे लिए कुछ अच्छा हो रहा है या हमारे लिए खतरात भी साथ साथ बढ़ रहे हैं? देखिए, बात यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करना बड़ा जरूरी होता है। पाकिस्तान की जो टीम है उनको उसको ये सीखना चाहिए कि जितनी भी बड़ी टीमें हैं हल्की टीमों के साथ खेलती हैं और टॉस जीत के बॉलिंग करती हैं, तो वो उल्टा मैच उनको पड़ रहा है। और इंग्लैंड को भी ऐसे ही पड़ा, अब साउथ अफ्रीका को भी ऐसे पड़ा। मुझे समझ नहीं आती, आपके बैट्समैन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और दोनों मैचेस आपके पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं, तो आपने फिर टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला क्यों कर लिया? मुझे इस चीज की समझ नहीं आती। ये कौन सा इनके पास डेटा है, कौन सा नॉलेज है क्रिकेट का? और मैं शुरू से, ये सीक्यू भाई बैठे हुए हैं, मैंने हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि टॉस जीत के बॉलिंग करना नेगेटिव होता है। हाँ, अगर दोनों टीमें एक जैसी हों, एक स्टैंडर्ड की हो, तो फिर आप उसमें चांस ले सकते हैं बॉलिंग करने का। जब आपको पता है कि एक टीम हल्की है और एक टीम ज्यादा अच्छी है, तो वहां पे आपको अच्छी टीम को हमेशा टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए। तो ये मुझे समझ नहीं आती, ये कौन सी क्रिकेट सिखा रहे हैं, ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद,
और ये कोई मैच आप इसको अगर आप अपसेट कहते हैं तो अपसेट तो वो होता है कि जी क्लैप्स कर गई साउथ अफ्रीका टीम। ये तो बड़ा नॉर्मल तरीके से मैच जीती है ये नेदरलैंड की टीम साउथ अफ्रीका से। और सिकू भाई, पाकिस्तान को क्या कुछ जी शाज़ेब, मैं इस बात पे एग्री कर रहा हूँ रज़ाक से कि एक हल्की टीम थी और पिच में कुछ भी नहीं था, तो आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी बगैर किसी शक के। बिल्कुल सही कह रहा है, जो बड़ी टीमें होती हैं वो छोटी टीमों को उनको जो है फेटी लगानी चाहिए। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, जबकि उनका जो रन रेट था वो 2 पॉइंट समथिंग था, अब वो गिर के 1.385 पे आ गया है। तो यानी कि आप देखें एक पॉइंट का जो है ना फर्क आ गया, विच इज वेरी बिग। इंडिया भी 1.8 है, ये भी रन रेट में 1.6 है, न्यूजीलैंड अब ये 1.3 पे आ गए। तो आई डोंट नो व्हाई। रज़ाक का पॉइंट बड़ा वैलिड है कि उनको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। और अगर अब जो पाकिस्तान के लिए जो इशू है ना, एक तो मैच जीतना है उसने और उसने अपना रन रेट बढ़ाना है। हम माइनस में हैं, -0 पॉइंट समथिंग है, जो कि बड़ा खतरनाक है। मगर सिकू भाई, कोई तब्दीली करनी चाहिए पाकिस्तान को। स्पिनर एक्स्ट्रा खिला लें। फ़खर के बारे में बार बार खबरें आ रही कि वो सेहतयाब हो गए हैं, इमामुल हक की जगह फ़खर को ट्राई करें, कुछ ऐसा करना चाहिए। अभी जो खबर चल रही है, जो हमारे जो ग्रुप में चल रही है, जो हमारे जियो का ग्रुप है स्पोर्ट्स का, उधर अतीक और फैजान की जो न्यूज आ रही है उसमें ये है कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो उस वक्त बीमार हैं और उनको जो है कमरे में रखा गया है, कोई उनसे मिल नहीं सकता। तो अब्दुल्ला शफीक अगर बीमार हो जाते हैं और वो फिट नहीं होते मैच तक, जो कि फ्राइडे को है, तो ऑटोमेटिकली जो है फखर जमान जो है अंदर आ जाएंगे। उसके अलावा जो एक और चेंज बनता है, अगर बना, वो स्पिनर का बनता है। मगर मैं नहीं चाहता, ये मेरी भी राय है कि जी स्पिनर्स को यही को खिलाएं। ऐसा ना हो कि बेचारा नया स्पिनर है, अगर उसकी फेटी पड़ गई तो उसका तो कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ये लोग दोबारा आएंगे। तो ये जो नवाज और शादाब है, इनको खेलने दे। ये खेलते हुए आ रहे हैं पिछले 3-4 साल से, इन्हीं को खेलने दे टिल द वर्ल्ड कप खत्म होता है, फिर आप नए से। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, तो आपने सुनी। बहुत बड़ा अपसेट हुआ है वर्ल्ड कप में। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गजा पर इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों ने खित्ते में एक नई इलाकाई जंग के खतरा को मजीद बढ़ा दिया है और अब बराह रास्त आला सतह पर धमकी आमेज बयान सामने आ रहे हैं। ईरान की आने वाले घंटों में इसराइल के खिलाफ एक्शन लेने की धमकी के बाद अमरीका ने कहा है कि अगर ईरान ने बराह रास्त मुदाखलत की कोशिश की तो अमरीका बराह रास्त कार्रवाई करेगा। इसके अलावा अमरीकी सदर बाइडेन बार बार कह रहे हैं कि हमास को ख़त्म करेंगे। अमरीकी सदर ने अचानक इसराइल के दौरे का ऐलान भी कर दिया है और वो कल इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव पहुंच रहे हैं, जबकि खुद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही ईरान और हिज़्बुल्लाह को खबरदार कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान भी एक कदम आगे बढ़ गया है और उसने वाज़े किया है कि वो जंग का हिस्सा बनने के लिए इसराइली फोर्सेस के गजा में ज़मीनी ऑपरेशन का इंतज़ार नहीं करेगा, बल्कि आने वाले घंटों में इसराइल के खिलाफ पेशगी एक्शन लिया जा सकता है। ईरान की तरफ से यह धमकी आमेज बयान ईरानी वजीर खारजा अमीर अब्दुल हयान ने दिया है, जिन्होंने पिछले हफ्ते मशरिक वस्ता का दौरा किया था। अहम मुलाकातें की थी ईरानी वजीर खारजा की। हमास के सियासी उमूर के सरबरा इस्माइल हनिया से कतर में मुलाकात हुई थी, जबकि हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह से उन्होंने लबनान जाकर मुलाकात की थी, जिसके बाद ईरान पहुंचकर उन्होंने ईरानी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उनका कहना था कि हिजबुल्लाह के लिए तमाम मंजरनामे और मुमकिना ऑप्शंस मौजूद हैं। मज़ाहमती लीडर्स इसराइल को गजा में कोई भी एक्शन लेने की इजाज़त नहीं देंगे और जैसे ही मज़ाहमती तहरीकों को गजा के बारे में इत्मीनान हो जाएगा तो वो खित्ते के दीगर मज़ाहमती इलाकों की तरफ बढ़ेंगे। लिहाजा आने वाले घंटों में कोई भी पेशगी इक़दाम काबिल तसव्वुर है। मज़ाहमती लीडर्स गजा में इसराइल को वो नहीं करने देंगे जो वो करना चाहता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि आज अगर हमने गजा का दिफा नहीं किया तो कल हमें अपने ही मुल्क में फॉस्फोरस बमों के खिलाफ बच्चों के अस्पतालों का दिफा करना पड़ेगा। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने बयान जारी किया है कि इसराइल के जराइम जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमानों और मज़ाहमती क़ुव्वतों को कोई नहीं रोक सकता। फ़लस्तीन के इलाकों पर काबिज़ अफराद शहरी नहीं बल्कि मुसल्लह लोग हैं। लेकिन सिर्फ ईरान ही नहीं, इसराइल भी ईरान और ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह को धमकियां दे रहा है। कल इसराइल की पार्लियामेंट में खिताब करते हुए इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान और हिजबुल्लाह को खबरदार किया कि वो इस जंग से दूर रहें। नेतन्याहू ने ईरान और हिजबुल्लाह को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारा सब्र मत आजमाएं वरना सख्त नुकसान पहुंचेगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक जिस वक्त नेतन्याहू पार्लियामेंट से खिताब कर रहे थे तो उसी वक्त गजा से इसराइल पर रॉकेट्स दागे गए, जिसकी वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई 40 मिनट तक रोकना पड़ी और अरकान पार्लियामेंट को शेल्टर लेना पड़ा। और अब से कुछ देर पहले आने वाली इतलात के मुताबिक इसराइल ने लबनान के बॉर्डर पर हमला कर दिया है, जिसमें हिजबुल्लाह के 4 जंगजू मारे गए हैं। 7 अक्टूबर के बाद से ही लबनानी सरहद पर कशीदगी थी, मगर अब उसमें शिद्दत आ गई है। अरब मीडिया के मुताबिक शुरू में रोज़ाना एक आध हमला हो रहा था, मगर अब रोज़ाना 3 से 5 हमले रिपोर्ट हो रहे हैं और सूरत हाल मजीद
मजीद कशीदा हो रही है, जबकि खुद इसराइल ने लबनान की सरहद पर अपने इलाकों को खाली करवा दिया है। लेकिन इस सूरत हाल में कल एक और बड़ी पेशरफ्त होने वाली है, क्योंकि अमरीकी वजीर खारजा ने गुज़िश्ता रोज़ रात गए अचानक ऐलान किया कि अमरीकी सदर बाइडेन बुध यानी कल इसराइल का दौरा कर रहे हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर की एडवांस टीम कल रात ही तल अवीव पहुंच गई थी। अमरीकी सदर के दौरे की वजह से गजा पर जमीनी हमला मुलतवी कर दिया गया है। बाइडेन कल 4 घंटे इसराइल में रहेंगे, जिसके बाद वो उर्दन जाएंगे और वहां मौजूदा सूरत हाल के हवाले से एक समिट में शिरकत करेंगे, जिसमें फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और मिस्री सदर भी शरीक होंगे। इसके अलावा इसराइली मीडिया का दावा है कि आने वाले दिनों में फ्रांस के सदर मैक्रोन भी इसराइल का दौरा करेंगे। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता में इस तनाव और गैर मामूली सूरत हाल में दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के सरबराहों की इसी हफ्ते मुलाकात हो रही है, और ये दोनों ताकतें अमरीका मुखालिफ और ईरान के करीब समझी जाती हैं। रूसी सदर पुतिन कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए आज चीन पहुंच गए हैं, जहां उनकी चीनी सदर से मुलाकात भी तय है, जो इसराइल और हमास की जंग के तनाजुर में काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गई है। CNN के मुताबिक रूसी सदर और चीनी सदर इस हफ्ते बीजिंग में मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरे में एक नए बैनुल-अक़वामी ऑर्डर के लिए दोनों ममालिक के एक मुश्तरका विजन को उजागर करने की तवक्को है, जिसमें अमरीका और उसके इत्तेहादियों का मज़ीद गलबा ना रहे। खबर के मुताबिक इस मीटिंग में रूसी सदर और चीनी सदर के गजा की सूरत हाल पर भी बात करने की तवक्को है। चीन और रूस दोनों ने इसराइल की गजा पर इक़दामात पर तनकीद की है और सीज़ फायर का मुतालबा कर रहे हैं। दोनों ताकतों की यह कोशिश है कि अमेरिका के मुतबादिल एक नई लीडरशिप सामने लाई जाए, क्योंकि इस वक्त खुद अमेरिका इसराइल के जवाबी इक़दामात की हिमायत कर रहा है। आलमी सियासत का ये नक्शा है, जिसमें एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय ममालिक हैं जो इसराइल के साथ खड़े हैं और उसकी माली और अस्करी इमदाद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान और उसकी हिमायत याफ्ता मज़ाहमती तंजीमें हैं। सऊदी अरब भी गजा का मुहासरा खत्म करने और जंगबंदी का मुतालबा कर रहा है। एंटनी ब्लिंकन के दौरे के बावजूद सऊदी अरब ने अमरीकी मौक़िफ़ की हिमायत नहीं की है, और अब इस सूरत हाल में चीन और रूस ने भी अमरीकी पॉलिसी से हटकर मौक़िफ़ अख्तियार किया हुआ है। वाज़ेह तौर पर आलमी ताकतें 2 ब्लॉक्स में तकसीम नजर आ रही हैं। ये बात इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि कुछ साल पहले शाम में जंग चल रही थी, तो ईरान और रूस ने शामी सदर बशारुल असद का साथ दिया था और उनकी हुकूमत बचाने में किरदार अदा किया था, और उस जंग में हिजबुल्लाह भी शरीक हुई थी। और अब इसराइल के खिलाफ ईरान का सबसे बड़ा हथियार लबनान की तंजीम हिजबुल्लाह है, जिसकी माजी में भी इसराइली फोर्सेस से मुसलसल झड़पें होती रही हैं। 2006 में 34 दिन तक हिजबुल्लाह ने इसराइल के साथ लड़ाई की थी। इस जंग के बाद जहां इसराइल ने अमेरिका की मदद से अपनी फौजी ताकत मजीद बढ़ाई है और रॉकेट्स को फिजा में तबाह करने के लिए आयरन डोम तैयार कर लिया, तो हिजबुल्लाह ने भी ईरान की मदद से अपनी फौजी ताकत में काफ़ी इजाफा किया है। और मौजूदा हालात में इसराइल पर हमले के लिए हिजबुल्लाह ईरान के इशारे का इंतजार कर रही है। हिजबुल्लाह के पास इस वक्त कितनी अस्करी ताकत है और वो इसराइल को कितना नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखती है, जबकि इसराइल कितना ताकतवर हो चुका है और उसे शिकस्त देना कितना मुश्किल है। इस हवाले से हिजबुल्लाह और इसराइल की अस्करी ताकत का जायजा लेते हैं। अल जज़ीरा में हिजबुल्लाह के हवाले से एक आर्टिकल छाया हुआ जिसका टाइटल है कि क्या लबनान की हिजबुल्लाह इसराइल से जंग की मुतहम्मिल हो सकती है। अल जज़ीरा के मुताबिक मुबस्सिरीन को खदशा है कि हिजबुल्लाह का इसराइल के खिलाफ जंग में शामिल होना लबनान में तबाही और इलाकाई कशीदगी का बाइस बन सकता है। ईरान और अपने लीडर्स के कहने पर हिजबुल्लाह इसराइल के खिलाफ एक नया मुहाज खोल सकती है। इस सूरत में हमास और गजा में महसूर फ़लस्तीनियों पर दबाव तो कम हो सकता है, लेकिन यह खुद लबनान के लिए तबाहकुन होगा, जबकि इसराइल के लिए महंगा साबित होगा। 2006 में हिजबुल्लाह और इसराइल की जंग हो चुकी है, जो 34 दिन तक जारी रही थी, और उसमें 1100 लबनानी शहरी मारे गए थे, जबकि 165 इसराइली मारे गए थे। अल जज़ीरा के मुताबिक कोई भी ये जंग नहीं जीता, लेकिन लबनानी सिविलियंस इसमें ज़रूर हार गए थे। इसराइल ने 30,000 घर तबाह कर दिए थे, 109 पुल तबाह कर दिए थे और 78 तिब्बी मराकिज़ को भी निशाना बनाया था। निकोलस ब्लैनफोर्ड, जो हिजबुल्लाह के हवाले से काफ़ी मालूमात रखते हैं, उनके मुताबिक उस वक्त हिजबुल्लाह के पास 3000 से 5000 जंगजू थे और इसराइल को हदफ बनाने के लिए शॉर्ट रेंज मिसाइल्स भी मौजूद थे। लेकिन गुज़िश्ता 17 सालों में हिजबुल्लाह ने अपनी अस्करी सलाहियतों को काफ़ी बेहतर किया है। उनके ख्याल में आज की हिजबुल्लाह इसराइल को 1948 में उसके क़याम के बाद से अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखती है। हिजबुल्लाह के पास कम अज़ कम 60,000 जंगजू हैं। हिजबुल्लाह के मिसाइल्स का ज़ख़ीरा 2006 में 14,000 था और इन मिसाइल्स की तादाद अब बढ़कर 1,50,000 हो गई है, जिनमें से ज़्यादातर शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास ईरानी साख्ता मिसाइल भी हैं, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर यानी 186 मील तक है। हिजबुल्लाह के एक खुसूसी यूनिट को जंग की सूरत में इसराइल में घुसने की तरबियत भी
दी जाती है। इसलिए ये कोई सरप्राइज नहीं है कि इसराइल गुज़िश्ता कुछ सालों से हिजबुल्लाह को अपने लिए असल खतरा करार देता है। निकोलस ब्लैनफोर्ड के मुताबिक मुझे लगता है कि ईरान और हिजबुल्लाह तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह ईरान पर अमेरिका और इसराइल के किसी भी मुमकिन हमले के मंसूबे के खिलाफ एक बड़ी रुकावट बनी हुई है। इसी तरह मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट की एक माहिर के मुताबिक शाम की जंग में हिजबुल्लाह ने शामी सदर बशारुल असद के हक में मुदाखलत की थी, जिससे हिजबुल्लाह को अपनी जंगी सलाहियतों को बेहतर करने का मौका मिला। शाम की जंग में हिजबुल्लाह ने शहरी इलाकों में जंगी सूरत हाल और इंटेलिजेंस से मुताल्लिक नई महारतें हासिल की। हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है। इसके अलावा ईरान ने मुज़ाहिमती क़ुव्वतों का एक मरकज़ बनाने के लिए उन्हें इकट्ठा किया है, जो नेटो के आर्टिकल 5 की तरह है, जिसके तहत एक पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। हिजबुल्लाह के पास इसराइल को भारी नुकसान पहुंचाने की सलाहियत है। हिजबुल्लाह इसराइल का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर सकती है, जिनमें इसराइल का एक एयरपोर्ट और ग्रिड स्टेशन शामिल हैं, लेकिन आखिर में इसराइल लबनान के ज़्यादातर हिस्से को मलबे का ढेर बना सकता है। ये हिजबुल्लाह की ताकत और इसराइल से मुमकिन जंग की सूरत में इसराइल और लबनान की सूरत हाल का तज़िया है, जबकि दूसरी तरफ इसराइल है जो दुनिया की एक जदीद फौजी ताकत का हामिल है और अमेरिका उसके पीछे खड़ा है। इसराइल की फौजी ताकत के हवाले से अल जज़ीरा के एक आर्टिकल में लिखा है कि इसराइल के पास 1,69,500 एक्टिव फौजी हैं, जिसमें आर्मी, नेवी और पैरामिलिट्री फोर्सेस शामिल हैं, जबकि इसराइल के रिजर्व फोर्सेस की तादाद 4,65,000 है। तकरीबन 3 लाख इसराइली फौजी इस वक्त गजा की सरहद पर मुमकिन ज़मीनी ऑपरेशन के लिए तैनात हैं। आर्टिकल के मुताबिक 18 साल की उम्र के बाद इसराइल के हर शहरी के लिए लाजमी है कि वो फौजी ट्रेनिंग हासिल करे और मर्द 32 महीने तक और ख़वातीन 24 महीने तक फौज में खिदमत अंजाम दें। इसराइल की ज़मीनी फोर्सेस की ताकत पर नज़र डालें तो उसके पास 2,200 से ज़्यादा टैंक्स हैं, 530 से ज़्यादा आर्टिलरी यानी बड़े हथियार हैं। इसराइल की फ़ज़ाइया के पास 196 F-16 फाइटर जेट्स हैं, 83 F-15 फाइटर जेट्स हैं, 30 F-35 जेट्स हैं, जबकि 142 हेलीकॉप्टर्स भी इसराइल के पास हैं। इसी तरह इसराइल की नेवल फोर्सेस के पास 5 सबमरीन्स हैं, जबकि 49 पेट्रोल बोट्स भी इसराइली नेवी के पास हैं। इसके अलावा इसराइल का आयरन डोम सिस्टम रेडार टेक्नोलॉजी की मदद से शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को फिजा में तबाह करने की सलाहियत रखता है। आयरन डोम अमेरिका की मदद से बनाया गया है, जो इस सिस्टम के पार्ट्स भी फराहम करता है। अल जज़ीरा के मुताबिक आयरन डोम ने 2021 में हमास और दीगर गिरोहों की तरफ से दागे गए 90% से ज़ायद रॉकेट्स को फिजा में ही तबाह कर दिया था। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इसराइल के पास न्यूक्लियर सलाहियत भी मौजूद है और ऐसे मिसाइल और एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं जो न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने की सलाहियत रखते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इसराइल ने 2022 में 23.4 अरब डॉलर्स अपनी फौज पर खर्च किए, जो कि फीकस आमदनी के हिसाब से फौजी अखराजात करने वाला कतर के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। 2022 में इसराइल ने अपने GDP का 4.5% अपनी फौज के लिए वक्फ किया था। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल को 1946 से लेकर 2023 तक अमेरिका मजमूई तौर पर 263 अरब डॉलर्स इमदाद दे चुका है। सिर्फ फौजी और दिफाई इमदाद की सूरत में अमेरिका अब तक इसराइल को 124 अरब डॉलर दे चुका है, जबकि 2023 में अमेरिका ने इसराइल को सबसे ज़्यादा फौजी इमदाद दी है, जो कि 3.8 अरब डॉलर्स बनती है। अल जज़ीरा के मुताबिक बाइडेन इंतजामिया इसराइल को मजीद फंड्स देने के लिए अमेरिकी कांग्रेस से दरख्वास्त करने जा रही है, लेकिन स्पीकर की गैर मौजूदगी की वजह से इसमें वक्त लग सकता है। इसके अलावा इसराइल दुनिया के कई ममालिक को हथियार भी फरोख्त करता है। 2018 से 2022 तक कम से कम 35 ममालिक ने इसराइल से हथियार खरीदे हैं, जिनमें सबसे बड़ा खरीदार भारत है, जिसने इन 4 सालों में 1.2 अरब डॉलर्स के इसराइल से हथियार खरीदे हैं। अब इसराइल अपनी इस ताकत के जोर पर गजा में मुसलसल बमबारी कर रहा है, उसका मुहासरा किया हुआ है। गजा को बैरूनी दुनिया से ज़मीनी फ़िज़ाई और समंदरी राब्ता मुनक़ता कर दिया है। तीनों रास्तों पर इसराइल ने कब्जा किया हुआ है। गजा में इमदाद पहुँचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और मिस्र की सरहद यानी रफ़ा क्रॉसिंग है, जहाँ कई दिन से इमदादी ट्रक्स खड़े हैं, लेकिन बॉर्डर पर इसराइल की मुसलसल बमबारी और अदम ताउन की वजह से इमदादी ट्रक्स अंदर नहीं आ पा रहे हैं। मिस्री हुकूमत इसराइल से कह रही है कि वो रफ़ा क्रॉसिंग के करीब बमबारी बंद कर दे, ताकि गजा में लोगों को रिलीफ फराहम किया जा सके और गैर मुल्कियों को निकलने का मौका मिल सके, लेकिन इसराइल ने अभी तक बमबारी जारी रखी हुई है। BBC के मुताबिक इसराइल चाहता है कि हमास के जंगजू किसी भी तरह गजा से फरार होने में कामयाब ना हो। इसके लिए वो गजा में दाखिल होने वाले तमाम ट्रकों की तलाशी लेना चाहता है, ताकि उनके जरिए हथियार गजा तक ना पहुंच सके। इसके अलावा इसराइल ने शुमाली गजा के 11 लाख शहरियों को जनूबी गजा जाने का हुक्म दिया है, लेकिन साथ ही जनूबी गजा पर बमबारी भी कर रहा है, जबकि शुमाली गजा से जनूबी गजा की तरफ आने वालों के रश की वजह से जनूबी गजा पर बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो सहूलतें पहले ही कम थी वो अब ख़त्म हो गई हैं। सूरत हाल में गजा में पानी, खुराक
और अद्वियात खत्म हो गई हैं। गजा के शहरी समंदर के करीब कुएं खोद रहे हैं ताकि पानी का मसला हल किया जा सके। गजा में बहरान शदीद हो रहा है। एक तरफ खाने पीने की अशिया खत्म हो रही हैं तो दूसरी तरफ इसराइल की बमबारी आज 11वें दिन भी जारी रही। इसराइली हमलों के नतीजे में शहीद होने वालों की तादाद 3000 से जायद तक पहुंच गई है, जबकि 12,500 से जायद फलस्तीनी जख्मी हैं। 500 बच्चों समेत 1200 अफराद के बारे में खदशा है कि वो मलबे तले दबे हुए हैं। अलशिफा अस्पताल के डायरेक्टर के मुताबिक तिब्बी अमले को मलबे के अंदर से मुतासरीन के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक अब तक इसराइली हमलों में 115 से जायद तिब्बी मराकज़ को निशाना बनाया जा चुका है। अब से कुछ देर पहले इसराइल ने गजा में एक अस्पताल को निशाना बनाया है जहां जख्मियों के अलावा हज़ारों लोगों ने पनाह ली हुई थी। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इस हमले में अब तक कम अज़ कम 500 अमवात हो चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 10 दिनों में गजा की पट्टी में 10 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हुए हैं। खुद अक़वाम मुत्तहिदा के हमले के 14 अरकान मारे गए हैं। गजा की पट्टी का ज़्यादातर हिस्सा मलबे का ढेर बन चुका है। मलबे तले कितनी लाशें दबी हुई हैं अभी तक वाज़ेह भी नहीं है। आने वाले दिनों में शहरियों की अमवात में इजाफे का खदशा है। रोज़ाना जंगी कवानीन और आलमी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी की इतलात मिल रही हैं। गजा में बमबारी की सूरत हाल में जब CNN के एक सहाफ़ी अपने बच्चों के साथ गाड़ी चला रहे थे तो देखिए उन्हें किस सूरत हाल का सामना करना पड़ा, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। शायद आपने ऐसी तबाही के मनाज़िर फिल्मों में तो देखे हों, लेकिन हकीकत में नहीं। हिदायत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।